वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उसे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचनबाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा रानी से बोले, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनबाला को बुलवाया गया। आओ बेटी आओ, हमें बताओ तुम कैसा पति चाहती हो। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं बेटी, पुत्री हमेशा ही पराया धन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देख रखी हो। बेटी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, जाओ नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। अगले ही दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। नगर के लोग आपस में बातचीत करने लगे। कनकपुरी का नाम तो मैं आज पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैं भी देश विदेश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी नाम तो मैंने भी नहीं सुना। लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारा ही रखना चाहते हैं। प्रिय नगर में ही रतनभूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। रतनभूषण बोला, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो बहुत खुश होगी। माँ, आ गया बेटा तू? हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी तू पूरी कर ही दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले आ, उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता ना रहेगी। ओ माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटा? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के ही चर्चे हैं। माँ, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था। क्या ये सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिन बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुना है कहीं कनकपुरी का नाम? सुना होता तो जाकर महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं? ये तू क्या कह रहा है बेटा? क्या ऐसा संभव है? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है, तो इसका मतलब है कनकपुरी कहीं है ही नहीं।
अगर मैं महाराज से जाकर कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है तो वे प्रसन्नता पूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे, मगर यह तो धोखा होगा। माँ, जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा? बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं महाराज को हकीकत का पता चल गया तो। तुम बेकार ही मत घबराओ माँ, बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारियां करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल में पहुंचकर रतन भूषण दरवान से बोला, महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दरवान ने महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी तो महाराज बोले, उसे तुरंत ही सम्मान पूर्वक मेरे सामने लाया जाए। जी महाराज। दरवान के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, आखिर इतने दिनों के बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी है। तभी रतन भूषण राजा के सामने आया और बोला, प्रणाम महाराज। कहो युवक, तुम कौन हो? तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रतन भूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे। और तभी राजकुमारी बोली, बस बस रहने दो पिताजी, इस युवक ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी, इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। महाराज बोले, इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रतन भूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आह, आज बहुत बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी क्यों? क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। कनकपुरी कहीं तो होगी ही। मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढकर राजकुमारी को अपनी दुल्हन ना बना लूंगा, माँ को अपनी मनहूस शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर उसकी नजर पड़ती है। वे चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में यह कुटिया, अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा। चलकर देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रतन भूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कहीं नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताएं महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवर है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रतन भूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वह एक पर्वत के पास पहुँच गया और बोला, शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वह काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केशधारी दिखाई दिए। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंचा, उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो वे बोले, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओह कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठाक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन
अगर तुम मृदंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही बता देंगे। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप को प्रस्थान करने ही वाला था। रतन भूषण उसमें बैठ गया और कुछ ही देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। 3 दिन की यात्रा के पश्चात मृदंग द्वीप पहुंचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यह यात्रा भी बेकार हो गई। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जपंग द्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हें कनकपुरी का पता चल जाएगा। जपंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही राजा और रतन भूषण जहाज में सवार होकर चल पड़े। रतन भूषण बोला, हम जपंग द्वीप कब पहुँचेंगे? कल सुबह तक तो पहुँच जाएंगे। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ एक बड़का वृक्ष, उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हुई हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयंकर भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो फिर उसके लौट आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी राजा ने इतना ही कहा था कि तेज हवा चलने लगी। महाराज, जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रतन भूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई थी। राजा ने भी बहुत कोशिश की मगर डूबने से बच न सका। रतन भूषण सोचने लगा, लगता है मैं कभी भी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी भी कब्र बन जाएगी। और वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण उसकी आंखें खुल गई और उसने आकाश में विशालकाय पक्षी उड़ते देखे। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और आपस में बोलने लगे। जानते हो पक्षी राज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, तब तो हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहीं जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी, शायद मेरी कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वह बेसब्री से पक्षी राज के वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर के शुरू होते ही वे पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रतन भूषण पक्षी राज की टांग से चिपक गया। उस विशाल काय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रतन भूषण फुर्ती के साथ पक्षी से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में छिप गया। दोनों पक्षियों के जाने के बाद रतन भूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक देवता जैसे दिखने वाला व्यक्ति उससे बोला, धरती के मनुष्य का यक्षों के धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा का दूत तुम्हें लेने आया हूँ। महाराज ने तुम्हें याद किया है। और वह उसे लेकर महाराज के पास पहुँचा।
तो रतन भूषण बोला, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुँचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटा, वर्षों पहले एक ऋषि के शाप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। तब ऋषि ने ही हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे व नगर वासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ, हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रिय नगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, इस युवक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। घूमते घूमते एकाएक रतन भूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। प्रिय नगर की राजकुमारी कंचन बाला की मूर्ति है और और यह घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। ये क्या रहस्य है? और जैसे ही उसने घोड़े को छुआ वह तालाब में जा गिरा। फिर जब उसने पानी में से सिर बाहर निकाला तो क्या सुनता है? जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वे राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रिय नगरी आ पहुंचा हूँ? चलो, यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षी की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर ना जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देखकर आ रहा हूँ। मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। रतन भूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा बोले, अरे तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आजादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही काल कोठरी में डलवा दिया जाए। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। महाराज, मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजकुमारी सामने आई और बोली, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं यह जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या अब तुम्ही से मेरा विवाह होगा? पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका है। रतन भूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर की सफेद मूर्ति देखी थी वही मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसमें अब मुझे इस शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आप ही की जिद पर मुझे ये शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं न जानती थी कि यह युवक उस शर्त को पूरी कर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हालत में मुझे लौटना ही होगा। मगर राजकुमारी, मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वही होगा।
कहने के साथ ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की और अगले ही पल रतन भूषण ने राजकुमारी को याद किया और बोला, मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी कंचनबाला। अगले ही पल उसने अपने आप को राजकुमारी के सामने पाया और वह महाराज से बोला, प्रणाम महाराज, क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल थी। इसी चंचलता में आकर उसने एक बार एक ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। काफी क्षमा मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो महाराज। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उसे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों बाद रतन भूषण और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। धन्यवाद।